आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग अभी तक dy बाई डी एक्स पढ़े, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स का यूज क्या आया था कि कोई भी मान लो कि कोई कर्व होता था और मान लो कि उस पर टेंजेंट हमने खींचा था कर्व के ऊपर, यहाँ मान लो कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो होता था dy बाई डी एक्स, और इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं। तो यहाँ से हम लोग धीरे 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 पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े। तो फिर ये ग्राफिकल तरीका है समझने का कि ग्राफ में dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। तो ठीक उसी तरीके से ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो ग्राफ में इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व। मान लो कि कोई एरिया है, कोई कर्व है, यहाँ से लेके मान लो कि यहाँ तक है। ठीक है, इसने एरिया जो ले रखा है एक्स एक्सिस के साथ, ये ग्राफ है एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स और ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक ये जितना एरिया ले रखा है, इस एरिया को हम लोग इंटीग्रेशन से निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई ग्राफ के तरीके से, इसलिए समझ सकते हैं कि एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन की शुरुआत हुई और पूरा का पूरा दो तरीके का इंटीग्रेशन बना, डेफिनिट और इनडेफिनिट, और पूरा इंटीग्रल कैलकुलस बन गया। ऐसा फंक्शन जिसका कि डेरिवेटिव दिया गया है और पूछ रहा है कि वो फंक्शन क्या था। जैसे मान लो कि तुमसे पूछ रहा है कि एफ एक्स निकालो, ठीक है, लेकिन डी एफ एक्स बाई डी एक्स दे रखा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है और कह रहा है कि फंक्शन निकालो। तो इसे कहते हैं कि ये इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव का उल्टा। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं इसको। जैसे अभी आएगा, आगे एग्जांपल भी आएंगे। अभी देखो, तो ये एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी और एरिया निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, दो चीजों के लिए। तो ये पूरा दो तरीके का इंटीग्रेशन हमें मिला, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। एक पढ़ते हैं एंटी डेरिवेटिव के लिए। एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है और एरिया बाउंडेड बाय ग्राफ, एरिया निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। अब देखो, दो टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, एक इनडेफिनिट होते हैं और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं। इनडेफिनिट में अनलिमिटेड सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसमें कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बनते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। जैसे हमने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा था वैसे ये बनाते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। मान लो कि dy बाई डी एक्स जो है वो एफ एक्स है, y को हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला, हमें एफ एक्स मिला। तो एफ एक्स को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा फिर से y। समझ में आया। जैसे एग्जांपल में देखो, sin x का डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फिर से sin x हो जाएगा। cos x को इंटीग्रेट करोगे तो sin x आ जाएगा। उल्टा है, इसलिए तो रिवर्स प्रोसेस कहते हैं। यदि हमें किसी का डिफरेंशिएशन करके दिया हुआ है फंक्शन, तो हमें ओरिजिनल फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है, उस फंक्शन में पहुंचने का तरीका हमारे पास एक ही है, उस तरीके को कहते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया। हमें sin x का डिफरेंशिएशन दे दिया cos x और कह रहा है कि ओरिजिनल फंक्शन निकालो, क्या था, किसका डिफरेंशिएशन cos x है, तो हमें sin x तक पहुंचना पड़ेगा। तो कैसे पहुंचेंगे, तो इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं, या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स जाना है ना, उल्टा जाना है, एंटी डेरिवेटिव। समझ आ रहा है। तो एक चीज ध्यान दे लो कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट c का यूज होता है, कांस्टेंट c का यूज होता है। तो क्यों यूज होता है, अब देखो, dy बाई डी एक्स ऑफ sin x का भी डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन इसमें कोई भी कांस्टेंट यदि हम डाल देंगे ना, sin x प्लस 1 2 3 4 कुछ भी, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले लो, c कांस्टेंट डाल दोगे तो भी डिफरेंशिएशन हमारा cos x ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। इसीलिए कभी भी किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और रिवर्स प्रोसेस में जाते हैं तो हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। समझ में आया।
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उस कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अनलिमिटेड, और अनलिमिटेड कांस्टेंट के लिए अनलिमिटेड सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसी को हम फिक्स कर देते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, c की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, वो अनलिमिटेड सॉल्यूशन। किसके कारण? sin x के कारण नहीं, sin x तो cos x का इंटीग्रेशन sin x ही होगा, इसी के कारण। मान लो sin x + 1, sin x + 2, sin x + 3, sin x + 4 कुछ भी हो सकता है ना। तो इनडेफिनिट में इसीलिए हम लोग एक कांस्टेंट लगाते हैं लास्ट में, जिसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसे पैरामीटर भी कह सकते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखो थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसको f(x) को क्या कहते हैं? इंटीग्रेंड। x को क्या कहते हैं? वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले को हम लोग डिफरेंशिएशन से कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो इसका डिफरेंशिएशन है x टू द पावर n, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पॉलिनोमियल फंक्शन में यही लगता है, ठीक है। x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1, तो 1 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में x प्लस c। देखो फिर से sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। वैसे ही sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, sec x tan x, sec x प्लस c, cosec x cot x। तो ये सारे फॉर्मूले तुम लोग मेमोराइज कर लोगे, ठीक है। e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, dx/1 + x² tan इनवर्स x हो जाता है। 1/x का क्या होता है? log x प्लस c। 1/x का क्या होता है? log x प्लस c। a टू द पावर x dx का a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c, log a होगा, याद रखना, log x नहीं होगा। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन का प्रोसेस और इंटीग्रेशन का प्रोसेस एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में जो चीजें हमें मिलती है इंटीग्रेट करने पे फिर वापस हम ओरिजिनल सिचुएशन में आ जाते हैं, ठीक है। टू इनडेफिनिट इंटीग्रेशन विद द सेम डेरिवेटिव लीड टू द सेम फैमिली ऑफ कर्व, सो दे आर इक्विवेलेंट। यदि दो फंक्शन तुमको दिया हुआ है f(x) और g(x) और दोनों का डिफरेंशिएशन बराबर है, जितना f(x) का डिफरेंशिएशन है उतना ही g(x) का डिफरेंशिएशन है, तो दोनों का इंटीग्रेशन भी सेम ही होगा, केवल कांस्टेंट के अंतर होंगे। समझ आया? तो इसीलिए दोनों फंक्शन को क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फंक्शन। दो फंक्शन ऐड किए गए हैं तो उनको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। यदि कोई कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर तो कांस्टेंट को बाहर निकाल के वेरिएबल वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो कि फंक्शन प्लस में है और कांस्टेंट भी है, तो सबके कांस्टेंट अलग अलग करके सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। ये सब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो एक तो फॉर्मूला यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, लेकिन एक मेथड पूछता है, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, एंटी डेरिवेटिव मेथड। तो एक क्वेश्चन हम कर लेंगे एंटी डेरिवेटिव का, फिर हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर्मूले से बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों का एंटी डेरिवेटिव मेथड से करना है। कैसे? कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन निकालो, cos x का, cos x का क्या निकालना है? इंटीग्रेशन, मतलब एंटी डेरिवेटिव। किस मेथड से? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो हम क्या निकालेंगे? ये cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है? cos 2x किसका डिफरेंशिएशन है, ये निकालेंगे। तो देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x हो जाएगा, लेकिन हमें केवल cos 2x चाहिए, तो 2 को इधर भेज देंगे। मतलब देखो ध्यान से, 1/2 sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos 2x। किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? 1/2 sin 2x का। क्लियर है बात? तो इसीलिए cos 2x का एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 sin 2x। हमें पता करना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो जिसका डिफरेंशिएशन है वो इसका एंटी डेरिवेटिव है, मतलब इंटीग्रेशन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? 3x² प्लस 4x³ 3x² प्लस 4x³
डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, एफ एक्स हमें निकालना है, ठीक है। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, 3x² प्लस 4x³ किसका डिफरेंशिएशन है। तो एक बात ध्यान देना, डी बाई डी एक्स, एक मिनट, डी बाई डी एक्स, इस पे फोकस रखो। 3x² किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, x³ का, x³ का ही तो डिफरेंशिएशन होगा 3x²। और ये किसका होगा, x⁴ का। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 3x² प्लस 4x³ तो इसका एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 3x² प्लस 4x³ इंटीग्रेशन पूछ रहा था ना, मतलब एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो x³ प्लस x⁴ आंसर। मतलब जिसका ये डिफरेंशिएशन है वो इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। समझ आ रही बात। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/x 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है बताओ, हाँ लॉग मॉड में x, लॉग मॉड में x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा। अच्छा पिछले में हम लोग कांस्टेंट नहीं लगाए थे, कांस्टेंट भी लगाना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो लॉग मॉड x प्लस c लगा लो यहां, उसका डेरिवेटिव है 1/x। तो एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x प्लस c। मतलब पता करना है डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला से कि ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो वही इसका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन में तुम्हें यह भी पूछ सकता है कि एंटी डेरिवेटिव इंस्पेक्शन मेथड से निकालो। फॉर्मूले से तो हमें पता है, लेकिन यदि पूछेगा कि इंस्पेक्शन से निकालो, इंस्पेक्शन मेथड से, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। देखो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, देखो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फिर से इंस्पेक्शन मेथड आ गया इसमें। लेकिन एक कंडीशन है कि f0 = 3 दिया है, मतलब इनडेफिनिट नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालो। क्लियर है। तो देखो कैसे ये निकलेगा, fx कितना दिया हुआ है, 4x³ माइनस 6 है। तो fx किसका डिफरेंशिएशन है, कैपिटल fx का, d/dx ऑफ कैपिटल fx, ये आया है स्मॉल fx, मतलब कि 4x³ माइनस 6। तो कैपिटल fx क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। तो d/dx किसका हो सकता है ये डिफरेंशिएशन, 4x³ किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, 4x³ किसका हो सकता है, x⁴, और -6 किसका हो सकता है डिफरेंशिएशन, -6x का हो सकता है। इक्वल टू, अब प्लस में c भी लगाओगे ना, c देना नहीं भूलना है, याद रखना इस बात को, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, इसका डिफरेंशिएशन होगा 4x³ माइनस 6। तो यही हमारा कैपिटल fx फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, कैपिटल fx क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 6x प्लस c। क्लियर है बात। कैपिटल fx कितना आया था, x⁴ माइनस 6x प्लस c नहीं आया था ना। बट f0 कितना दे रखा है, 3, तो 0⁴ 0 माइनस 0 प्लस c = 3। तो c = कितना मिल गया हमें, 3। तो कैपिटल fx फाइनली कितना मिला हमें, x⁴ माइनस 6x प्लस 3 आंसर। अब हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रखा कि कुछ भी वैल्यू हो जाएगी, हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को फिक्स कर दिया कि ये पार्टिकुलर वैल्यू, ये एक कर्व का वैल्यू है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जाएगा तो अनलिमिटेड कर्व आ जाएंगे, ये एक कर्व की वैल्यू है। समझ आई बात, कि यदि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तुम्हें पता है तो उसका एंटी डेरिवेटिव अनलिमिटेड होगा। क्यों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के चलते। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ही हो गया कि कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट ही होगा। तो पहला पॉइंट क्लियर है।
If we know the differentiation of any function, then antiderivative of that function is unlimited because of arbitrary constant only. ठीक है. सेकंड वन क्या कह रहा है, बहुत सारे केसेस में हम लोग मतलब इंस्पेक्शन मेथड से हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते. मतलब इंस्पेक्शन मेथड जो होता है ना, हमारा हर जगह होल्ड नहीं करता. जैसे ये फंक्शन है, इस फंक्शन का इंस्पेक्शन मेथड से हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते. इस फंक्शन का इंस्पेक्शन मेथड से हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते. समझ आया? हमें कुछ ना कुछ अलग ट्रिक लगाना पड़ेगा. ठीक है. अब क्या ट्रिक होगा वो तो अलग अलग बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे. थर्ड में कह रहा है कि यदि तुम एफ एक्स डी एक्स निकाल रहे हो, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो तुम उसको एफ वाई डी वाई भी कर सकते हो. बिल्कुल इंटीग्रेशन सेम आएगा, नेचर सेम आएगा, केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम चेंज हो जाएगा. समझ आया? यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन, और यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है तो x के ही रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन. x को y में या y को x में नहीं करेंगे. जैसा वेरिएबल उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है. हमें यदि ऐसा कंडीशन दे दिया कि वेरिएबल अलग अलग आ रहे हैं, तो कोई ना कोई क्लू देगा, कोई ना कोई रास्ता देगा कि उस वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम उस वेरिएबल में ला दें जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. समझ आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. अब देखो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तीन मेथड होते हैं. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है? कभी कभी हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया रहता है. हाँ, तो हमें उसको लेट करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है दूसरे वेरिएबल में. नॉर्मली हम लोग टी के रिस्पेक्ट में उसे चेंज कर देते हैं. तो हम यदि x को t के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे, कुछ को किसी भी फंक्शन को t मानते हैं, तो हमें फिर dx को भी चेंज करना पड़ेगा कि dt होगा कि कितना होगा. ठीक है. तो वो एक दो क्वेश्चन करके हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसे चेंज करेंगे. जैसे मान लो कि साइन mx लिखा हुआ है यहां, इधर देखो, मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx लिखा हुआ है, किसका रिस्पेक्ट में करना है? dx. तो हमें साइन x का फॉर्मूला पता है, हमें साइन mx का फॉर्मूला पता नहीं है. तो क्या करेंगे? लेट करेंगे. देखो कैसे, लेट mx इक्वल्स टू t, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो. तो m dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt. तो dx कितना हो जाएगा? dt बाई m. अब हम इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? साइन t, mx को t माने थे ना? हाँ, mx की जगह क्या हो गया? t, और dt की dx की जगह dx का dt बाई m, तो dt बाई m. तो अब हमें फॉर्मूला पता है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt. तो ये क्या हो जाएगा? 1 बाई एम साइन टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस सी. क्लियर है? अब टी हमारा पैरामीटर है, इसे हमने लेट किया था. तो अब क्या करोगे? पुट टी इज इक्वल टू एम एक्स. तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एम एक्स डी एक्स फाइनली कितना आ गया? -1 बाई एम कॉस एम एक्स प्लस सी. आंसर समझ आया? इसमें बाई सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. साइन के अंदर रूट एक्स दे देगा, साइन के अंदर कॉस एक्स दे देगा. तो ये टी मानने का ना हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि टी माने किसको. समझ आया? जैसे अभी देखो, अभी क्या क्वेश्चन था यहां पर? tan x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. ये भी सब्स्टिट्यूशन से बनेगा. कैसे देखते हैं? इंटीग्रेशन tan x को sin x बाई cos x लिख सकते हैं, dx. sin x का इंटीग्रेशन हमें पता है, नीचे cos x दिया है,
तो हम इस तरीके से मानेंगे कि हमारा डिफरेंशिएशन सेट हो जाए। अब साइन एक्स को भी मान सकते थे टी, लेकिन कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे, हमारा डी एक्स सेट नहीं होगा। तो हम cos x को मानेंगे टी, लेट cos x इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। अब इसको पुट कर दो। इंटीग्रेशन क्या था? साइन एक्स बाई कॉस एक्स डी एक्स। क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस बाहर निकाल लो, साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, और कॉस एक्स को टी माना था। हाँ तो ये क्या हो जाएगा अब? माइनस लॉग टी, माइनस लॉग, लॉग मतलब ln, नेचुरल लॉगरिथम। एनसीईआरटी में लॉग लिखा रहता है, नेचुरल लॉगरिथम को शुरुआत में ही बता दिया है उसने। ln मॉड में t प्लस c। अब माइनस ln, चाहे लॉग लिख लो, t क्या माने थे? cos x प्लस c। अब देखो लॉग में क्या होता है ना, पावर जो होता है मल्टीप्लायर में आ जाता है, मतलब मल्टीप्लायर को भी पावर में भेज सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लॉग cos x टू द पावर -1, ठीक है, प्लस c। तो ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो लॉग 1 बाई cos x प्लस c क्या हो जाएगा? लॉग sec x प्लस c। आंसर। ये tan x का इंटीग्रेशन है। क्लियर है? तो कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में whenever you have to use method of substitution, then you must have clear idea which variable या which function या which part of the function you will let as a t। जैसे कि तुम्हें डिफरेंशिएशन सेट हो जाए, dx वाला पार्ट सेट हो जाए, वैसे ही करेंगे। जैसे ही t मानते हैं, हमारा मेन टेंशन होता है कि dx को सेट करना है हमें। इधर से t मान के आसान की तरफ गए और तब तक dx ने हमें उलझा दिया तो फायदा कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक चीज ध्यान रखना कि यदि साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स का टर्म यदि आता है तो इसे 2x वाले फॉर्म में चेंज कर देना, cos 2x वाले फॉर्म में चेंज कर देना। समझ में आया? यदि प्लस या मल्टीप्लाई बहुत सारे फंक्शन आते हैं तो हमें उन्हें कंबाइन करके कैसे हमें या तो सेपरेट करना है या उन्हें ज्वाइंट करना है, ताकि इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाए। जैसे ये साइन 2x इंटू कॉस 3x है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रेक हो जाएगा आराम से। 2 प्लस में आएंगे, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम यूज कर लेंगे। इंटीग्रेशन में जितनी प्रैक्टिस उतना ही दिमाग क्लियर होता है, और इंटीग्रेशन में जल्दी हेल्प नहीं लेना चाहिए। पूरा अपना फुल पोटेंशियल यूज करो, और नहीं बन रहा है तब समझ लेना कि तुम एक्चुअल में हार मान गए, तब पूछो। दिमाग के एक कोना में बचा हुआ है एटीट्यूड कि नहीं यार ऐसा तो हम धुआं कर देते हैं, तब मत पूछो। जब बिल्कुल चित हो गए, जब बिल्कुल हार मान गए, तब पूछना क्वेश्चन। इंटीग्रल्स ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस, ये फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए। ऐसे फॉर्म है, ये बहुत सारे फॉर्म होते हैं, इन्हें याद रखना जरूरी है कि इनका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, देखो यदि इस टाइप के इंटीग्रेशन आ जाए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यदि ऐसा सिचुएशन आ जाए, डेनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए, तो हम लोग इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे हम लोग क्वेश्चन बना के देखेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो गया तो हमारे फॉर्मूला में डायरेक्ट सेट हो जाता है। जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, यदि ऊपर में dx नहीं है, ऊपर में ऐसा लग रहा है कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर कुछ ना कुछ बचा हुआ है, सेट हो सकता है, तो हम फिर ऊपर वाले को ब्रेक करेंगे, इसे डिकम्पोज करेंगे 2 पार्ट में, एक नीचे वाले के डिफरेंशिएशन के पार्ट में और एक बचा हुआ पार्ट। तो कैसे लिखेंगे? इस तरीके से डिकम्पोज करेंगे। px प्लस क्यू को एक तो डेरिवेटिव का पार्ट में 2 कांस्टेंट मानेंगे a और b, इनकी वैल्यू इक्वेट करके निकाली जाती है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो देखेंगे। ठीक है, a और b की वैल्यू लिखेंगे और फिर px प्लस क्यू को
इस फॉर्म में दो पार्ट में तोड़ देंगे, फिर दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक का तो डिफरेंशिएशन सेट होगा तो वो लॉग में हो जाएगा, और दूसरे वाले का सबसे ऊपर वाले 7th वाले फॉर्म के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि दो मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है और दोनों रेशियो में है, ठीक है, px अपॉन qx, दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है और दोनों रेशनल फंक्शन हो रहे हैं मिलके, तो हम इसे अलग अलग फ्रैक्शन में डिकम्पोज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन दो तरीके हैं, एक तो इम्प्रॉपर रेशियो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर का डिग्री ज्यादा होता है, नीचे की डिग्री कम होती है, तो उसे हमें डिवाइड करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में तभी ब्रेक करेंगे जब नीचे की डिग्री ज्यादा होगी, ऊपर की डिग्री कम होगी, समझ आया, तब प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाएगा। यदि ऊपर की डिग्री ज्यादा है तो हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये तो हमारा होल पार्ट बच गया, इसको तो इंटीग्रेट कर देंगे, पॉलिनोमियल हो गया। ये पार्ट इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिकम्पोज करेंगे। किस नियम से, देखो, यदि इस फॉर्म में फॉर्म दिया हुआ है, कैसे कैसे मानेंगे, px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है, दोनों के पावर 1 1 है, नीचे वाले पे ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पे पावर 1 1 है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी मान के फिर इक्वेट करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे और ये डिकम्पोज हो जाएगा। हमें मेन कॉम्प्लेक्स को डिकम्पोज करके तोड़ के सिंपलर में जाना है। यदि पावर 2 आ गया तो दो बार इसे मानना पड़ेगा, a अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से माना जाता है। क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चल जाएगा। यदि 3 है तो तीनों का एबीसी मान लो, यदि एक का पावर है स्क्वायर है और दूसरा में पावर 1 है तो फिर उस हिसाब से मानेंगे, पहले सिंपल फिर स्क्वायर के फॉर्म में और फिर दूसरा वाला लिखेंगे। ठीक है, अब यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नीचे एक तो लिनियर है तो उसका तो a अपॉन एक्स माइनस ए हो जाएगा, और यदि क्वाड्रेटिक है, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो इसे bx प्लस सी मानेंगे कांस्टेंट, और ये डिकम्पोज हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यदि दो फंक्शन मल्टीप्लाई है और उनका इंटीग्रेशन निकालना है तो एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड का जो इंटीग्रेशन आया था पहले, वो दोनों को मिक्स करके होल इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा। किसको फर्स्ट फंक्शन माने, उसके लिए इलेट फॉर्मूला है, आई मतलब इनवर्स को पहले मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, यदि वो नहीं है तो लॉग को मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, वो भी नहीं है तो अलजेब्रा को मानेंगे, वो भी नहीं है तो ट्रिगो को मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, यदि वो भी नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। क्लियर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये लिमिटेशन है कि ये मेथड रूट वाले केसेस में यूज नहीं हो पाते, एप्लीकेबल नहीं हो पाते। ठीक है, दूसरा कि हम बीच में दो बार हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे को इंटीग्रेट कर दिया, और फिर एक बार फाइनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम जो बीच में इंटीग्रेशन किए उसमें कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे। कांस्टेंट हम एक ही बार देंगे लास्ट में, जब लास्ट वाला इंटीग्रेशन करेंगे। समझ आया? इफ एनी फंक्शन ऑफ पावर एक्स, हाँ, यदि कोई, ये तो इलेट, इसके लिए इलेट फॉर्मूला लिखवाए हैं कि किसको फंक्शन 1 माने और किसको फंक्शन 2 माने। ठीक है, अब देखो इस टाइप का, यदि तुम्हारा इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख दोगे e टू द पावर x fx प्लस c। इसको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है इंटीग्रेट करने की, ये डायरेक्ट आंसर है ये। समझा? यदि तुम्हारा ये फॉर्म है e टू द पावर x बाहर है, ब्रैकेट में fx प्लस उसका डेरिवेटिव है, तो डायरेक्ट आंसर होगा e टू द पावर x fx प्लस c। ठीक है, अब देखो ये 3 फॉर्म है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इनका फॉर्मूला याद रखोगे, ये आएंगे तो इस फॉर्मूले पर रख के इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, मेन है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। जैसे ये मान लो कि इसको नहीं बनाते, ये आसान है, 3x स्क्वायर को बनाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10, ये इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये 1 अपॉन में। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई है उसे क्या ले लो, कॉमन, बाहर निकाल लो। तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा अंदर में, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3।
हमारा 3 बाहर निकल गया जी। आप देखो ध्यान से देखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तो बाहर निकला पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab जहाँ सेट होगा यहाँ पर प्लस है, तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर सेट करना है। अब 2ab से हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितना में सेट होगा। ये ध्यान से देखना, ये 13/3x है, 2 का नामो निशान नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो 2 इंटू ये 13/3 था ना पहले से, 13/3x। अब ध्यान से देखना, यही से 2ab में सेट कर रहे हैं, तो 2 तो पहले से 2 हमने सेट कर दिया है। a हमारा x की जगह सेट है, x हमारा है, तो b वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, ये दोनों मिल के आएगा, मतलब 13/6। तो 13/6 का हमें स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, तो हम अपनी तरफ से प्लस कर दिए, तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा, -13/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या था पहले से, -10/3 है पहले से था, समझ आया। अब देखो 3 बाहर निकला हुआ है, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर हो गया। और ये जो कांस्टेंट बचे इनको आपस में सॉल्व करके एक कांस्टेंट बना लो, आपस में सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, -169/36 -10/3, यही होगा ना। अब 3 तो पहले से ही बाहर था, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर आया था ना, माइनस ये दोनों माइनस में है, माइनस में कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 36 और 3 का, 36, और ऊपर में दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 49 आएगा। 169 है, तो 3 को 36 को 9 के 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 120 मींस इसको 169 प्लस 120 करो, 120 प्लस माइनस कॉमन निकाल लो दोनों का, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। इसी में कंफ्यूजन होती है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, इसमें सब कुछ सीख जाओगे। तुमने क्या किया, इस माइनस को तो अलग निकाल लिया और इस माइनस को जिंदा छोड़ दिया और दोनों को घटा दिया, बिग कैलकुलेशन एरर में जा रहे हो, समझ आया। दोनों को माइनस निकाल लो, क्योंकि हमें क्या करना है, ये पूरा सिस्टम सॉल्व करना है, ये पूरा सिस्टम। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो सेम साइन होता है तो हम ऐड करते हैं, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी के लिए माइनस को कॉमन निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, 93 तो कितना आया ये 169 और 120, समझ आ रही है बात। तो ये क्या हो गया, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 9, 8 और ये 289 अपॉन 36। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है किसी का, ये 36 तो हो रहा है 6 का, 289 है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, 17 का, मान लो कि 17 का है, मान लो कि किसी का नहीं भी होता परफेक्ट स्क्वायर, तो हम रूट लिख के स्क्वायर लिख सकते थे, समझ आया। लेकिन मान लो कि 17 का है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा फाइनली 3x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस पूरे को मान लेंगे t, इस पूरे को क्या मान लेंगे t, तो टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, समझ आया। ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ के हम बनाते हैं। तो इसको कल तुम लोग पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कर लेना, एक बार तो पढ़े हुए हो, पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो भी डिफिकल्टीज है रिवीजन हो गया, सॉल्व कर लेना, जो भी नहीं समझ में आएगा पूछ लेना।